डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हृदय से स्वागत है, आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट सिंपल के एक वाक्य से 15,000 सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं बहुत ही सरलता पूर्वक सिखाने जा रहा हूं। आप एकाग्रचित्त होकर, आप ध्यान मग्न होकर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप कॉपी और कलम भी साथ में लेकर बैठिए और आवश्यकता पड़ने पर कुछ मुख्य बातें अवश्य लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल में आने वाले वर्बों के दो पैटर्नों के बारे में जानते हैं। तो पहला पैटर्न देखिए, प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप आता है, लेकिन सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई भी रूप नहीं आता है। अर्थात सिंपल बताने के लिए वर्ब आता ही नहीं है। अर्थात प्रेजेंट सिंपल में जब वर्ब का यह पैटर्न होगा तो केवल प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप आएगा और दूसरा कोई भी वर्ब नहीं आएगा। प्रेजेंट सिंपल बताने के लिए वर्बों का दूसरा पैटर्न देखें। इस दूसरे पैटर्न में प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप आता है और सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है। यहां प्रेजेंट बताने के लिए भी वर्ब आता है और सिंपल बताने के लिए भी वर्ब आता है। और दूसरा नियम देखिए, जब भी सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है तो उससे पहले हमेशा डू का ही पहला या पांचवा रूप आता है। यानी सिंपल बताने के लिए जब भी वर्ब का पहला रूप लिखिएगा तो उससे पहले कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है। पहला रूप से पहले हमेशा डू का ही पहला या पांचवा रूप आता है और डू का पहला रूप या पांचवा रूप प्रेजेंट बताता है। अब दूसरा लाइन को ही हम थोड़ा सुधार कर लिखते हैं तो तीसरी पंक्ति बन जाती है, तीसरा लाइन बन जाता है। डू का पहला रूप होता है डू और डू का पांचवा रूप होता है डज। और सिंपल के लिए तो वर्ब का पहला रूप लिखते ही हैं। तो आपने देखा, प्रेजेंट सिंपल के लिए वर्बों का दो पैटर्न आता है। पहला पैटर्न में सिंपल के लिए कोई भी वर्ब नहीं आता है, केवल प्रेजेंट बताने के लिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप आता है। प्रेजेंट सिंपल के लिए वर्ब का जो दूसरा पैटर्न है, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें प्रेजेंट बताने के लिए भी वर्ब का रूप आता है और सिंपल बताने के लिए भी वर्ब का रूप आता है। लेकिन जब भी वर्ब का रूप यहां लिखें तो दाएं से बाएं और लिखें। पहले सिंपल के लिए वर्ब का पहला रूप लिख लें और उससे पहले प्रेजेंट बताने के लिए हमेशा डू का ही रूप आता है। सिंपल बताने के लिए जब वर्ब का पहला रूप आता है तो उससे पहले प्रेजेंट बताने के लिए डू के अलावा वर्ब का कोई भी दूसरा रूप नहीं आता है। हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं हिंदी में, मैं पत्र लिखता हूं। इसकी अंग्रेजी होती है आई राइट ए लेटर। यहां देखिए, प्रेजेंट बताने के लिए राइट का पहला रूप है और हम जानते हैं कि आई के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आता है। यहां सिंपल बताने के लिए वर्ब का कोई भी रूप नहीं है। यदि मान लिया जाए कि यह राइट जो है सिंपल बताने के लिए आया है तो इससे पहले प्रेजेंट बताने के लिए डू का रूप आना ही आना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी डू का कोई रूप नहीं है। अर्थात यह राइट जो है सिंपल बताने के लिए नहीं आया है, केवल प्रेजेंट बताने के लिए आया है। अतः इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल के वर्बों का पहला पैटर्न है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हिंदी के पहला सेंटेंस में केवल क्रिया से पहले नहीं लग जाता है। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, नहीं जो है देखिए क्रिया से, लिखता क्रिया से पहले आया है।
हिंदी में जो नहीं है, अंग्रेजी में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं और पहला सेंटेंस में ही राइट से पहले नॉट लिखते हैं। लेकिन नॉट के बारे में एक नियम है कि नॉट से पहले हमेशा कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल में वर्बों के लिए दो पैटर्न होता है। यदि सिंपल बताने के लिए वर्ब का पहला रूप आता है तो उससे पहले डू का ही रूप आता है। तो इसीलिए हम राइट से पहले यदि नॉट लिखते हैं तो उससे पहले डू का रूप लिखते हैं और आई के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, इसीलिए यहां हम डू का पहला रूप लिखते हैं। तो सेंटेंस बन जाता है आई डू नॉट राइट ए लेटर। इस सेंटेंस में देखिए कितने नियम हैं। पहला नियम है सिंपल बताने के लिए जब वर्ब का पहला रूप आता है राइट, तो उससे पहले डू का पहला रूप डू आया है, पहला नियम हो गया। यानी प्रेजेंट सिंपल के लिए वर्ब के दूसरे पैटर्न का प्रयोग यहां हुआ है। यहां एक दूसरा नियम भी है, जब भी हम नॉट का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आना अति आवश्यक है। और यहां देखिए नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब डू आ गया है, तो दूसरा नियम भी यहां यूज हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी पहला सेंटेंस से ही दूसरा सेंटेंस बनता है। केवल पहला सेंटेंस में हम हिंदी में नहीं लिख देते हैं और अंग्रेजी में नॉट लिख देते हैं। बस अंग्रेजी में एक और नियम है कि नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या मैं पत्र लिखता हूं, यह कैसे बना। पहला सेंटेंस जो है मैं पत्र लिखता हूं, इसी में शुरू में क्या लग जाता है, देखिए क्या मैं पत्र लिखता हूं। और अंग्रेजी में भी बस वही होता है, पहला सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही उठकर शुरू में आ जाता है। तो पहला सेंटेंस देखिए आई राइट ए लेटर, इसमें कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम उठा के लाएंगे कैसे। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल में वर्बों का दो पैटर्न होता है। दूसरे पैटर्न में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल बताने के लिए जब भी वर्ब का पहला रूप आता है तो उससे पहले डू का ही रूप आता है। तो इस सेंटेंस में यदि डू नहीं भी है तो जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, तो हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब डू को रख देंगे। देखिए पहला ही सेंटेंस में शुरू में हम डू रखते हैं तो सेंटेंस बनता है डू आई राइट ए लेटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि सेंटेंस का पहला अक्षर जो है डी वह बड़ा होता है, इसलिए डू का पहला अक्षर डी बड़ा लिखते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए कितने नियम लागू होते हैं। पहला नियम है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में अंग्रेजी में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो देखिए आई से पहले यहां हेल्पिंग वर्ब डू आ गया। दूसरा नियम देखें कि राइट जब सिंपल बताने के लिए आया है तो उससे पहले डू आया ही आया है। फर्क इतना है डू और राइट के बीच में यहां सब्जेक्ट है और दूसरा सेंटेंस में डू और राइट के बीच में नॉट है। अर्थात तीसरा सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस से बनता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहला सेंटेंस से ही दूसरा सेंटेंस बनता है, पहला सेंटेंस से ही तीसरा सेंटेंस बनता है। इन तीन वाक्यों को आप 3-4 बार कॉपी पर लिखें और देखें कि पहला से कैसे दूसरा बनता है। हिंदी में केवल नहीं लगा देते हैं और अंग्रेजी में केवल नॉट लगा देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आना बहुत जरूरी है, इसीलिए नॉट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब डू लिखते हैं, क्योंकि सिंपल में अंग्रेजी में हमेशा डू का ही रूप आता है। और तीसरा सेंटेंस में देखिए हिंदी में पहला वाक्य में केवल शुरू में क्या जोड़ देते हैं और अंग्रेजी में भी क्या करते हैं, केवल जो बीच में हेल्पिंग वर्ब कहीं है उसको उठा के शुरू में रख देते हैं। तो पहला सेंटेंस में तो कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम सिंपल में हेल्पिंग वर्ब केवल डू का ही यूज करते हैं, इसीलिए शुरू में हम डू को लिख देते हैं। अब चौथा सेंटेंस को देखिए, यह चौथा सेंटेंस जो है हिंदी में भी दूसरा सेंटेंस से बनता है। बस दूसरा सेंटेंस में मैं पत्र नहीं लिखता हूं, इसके शुरू में आप क्या लिख दीजिए, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं। और अंग्रेजी में भी देखिए दूसरा सेंटेंस है आई डू नॉट राइट ए लेटर, इसी में आप डू को उठाकर शुरू में लिख दीजिए, तो सेंटेंस बन जाता है डू आई नॉट राइट ए लेटर। और डू यहां शुरू में है
इसीलिए डू का पहला अक्षर डी कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर, पहला अक्षर बड़ा होता है अंग्रेजी में। तो यहां हम लोगों ने देखा कि दूसरा सेंटेंस से चौथा सेंटेंस बनता है। आप इन 4 वाक्यों को हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी 4-5 बार कॉपी में लिखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग पहला सेंटेंस से दूसरा बनाते हैं, कैसे हम लोग पहला सेंटेंस से तीसरा बनाते हैं और कैसे हम लोग दूसरा सेंटेंस से चौथा सेंटेंस बनाते हैं। यह 4 सेंटेंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ये 4 सेंटेंस नहीं जानते हैं तो आप आगे वीडियो नहीं देखिए, क्योंकि आगे जब वीडियो देखिएगा तो आपको ये 4 सेंटेंस खूब अच्छी तरह आनी ही आनी चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है नंबर 3 सेंटेंस को, क्या मैं पत्र लिखता हूं, और इसकी अंग्रेजी होती है डू आई राइट ए लेटर। और यह सेंटेंस पहला से हम लोग तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 4, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, और इसकी अंग्रेजी होती है डू आई नॉट राइट ए लेटर। और यह चौथा सेंटेंस दूसरा सेंटेंस से बनता है। इस तीसरे सेंटेंस को और चौथे सेंटेंस को मूल प्रश्न कहा जाता है, प्रश्नों का मूल कहा जाता है, प्रश्नों का जड़ कहा जाता है। मूल को ही जड़ कहते हैं। और हमारे मधुबनी जिला के लोग जो देहात में रहते हैं मूल को मूड़ कहते हैं, और कुछ लोग तो मुइर भी कहते हैं, जैसे ईख का मुइर, ऊख का मुइर, यानी ईख के जड़ को हम लोग मुइर बोलते हैं। मूल, मूल का ही अपभ्रंश शब्द मुइर होता है, मूर होता है। तो हम लोगों ने देखा कि मूल प्रश्न अर्थात प्रश्नों का मूल अर्थात प्रश्नों का जड़, या अंग्रेजी में से बेसिक क्वेश्चन कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन यानी आधारभूत प्रश्न भी कह सकते हैं इसको। छात्रों, मेरे कहने का मतलब यहां यह है कि आगे बढ़ने से पहले इस तीसरे सेंटेंस को और चौथे सेंटेंस को खूब अच्छी तरह आप समझ लें। नंबर 5, मैं पत्र क्यों लिखता हूं। इस हिंदी के वाक्य में पहला वाक्य में ही क्रिया लिखता हूं से पहले क्यों प्रश्नवाचक शब्द जुड़ गया है। जब इस सेंटेंस का हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो तीसरा वाक्य जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नों का जड़, वह था डू आई राइट ए लेटर। बस इसी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वाई जोड़ देते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है वाई डू आई राइट ए लेटर। नंबर 6, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं। यहां देखिए, जो हम लोगों ने हिंदी में दूसरा वाक्य देखा था उसी में लिखता हूं से पहले क्यों नहीं जुड़ जाता है। तो हम लोग याद करें चौथे सेंटेंस को। चौथा सेंटेंस जो था प्रश्नों का जड़ था। चौथा सेंटेंस का अंग्रेजी क्या था, डू आई नॉट राइट ए लेटर। बस उसी सेंटेंस में हम लोग वाई जोड़ देते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है वाई डू आई नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार हम लोगों ने देखा 5वां सेंटेंस, मैं पत्र क्यों लिखता हूं की अंग्रेजी होती है वाई डू आई राइट ए लेटर। और 6ठा सेंटेंस, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं की अंग्रेजी वाई डू आई नॉट राइट ए लेटर होती है। अब देखिए, क्यों के जगह पर आप किस कारण से लिख सकते हैं, किस वजह से लिख सकते हैं। जब किस कारण से आप हिंदी में लिखेंगे या किस वजह से लिखेंगे तो इसके जगह पर अंग्रेजी में आप केवल वाई भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहें वाई न लिखें तो इसके जगह पर आप फॉर व्हिच पर्पस लिख सकते हैं, और फॉर व्हिच पर्पस लगाकर आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं। अब यदि आप चाहें तो क्यों के जगह पर किन कारणों से लिख सकते हैं या किन वजहों से लिख सकते हैं। जब आप हिंदी में किन कारणों से लिखेंगे या किन वजहों से लिखेंगे तो आप इसकी अंग्रेजी व्हाई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि व्हाई जो है हमेशा सिंगुलर के लिए प्रयोग में आता है। लेकिन यहां है किन कारणों से, इसका मतलब एक से ज्यादा कारण है, एक से ज्यादा वजह है। इसीलिए हम लोग किन कारणों से की अंग्रेजी फॉर व्हिच पर्पसेज लिखेंगे। पर्पस में एस जोड़ देते हैं, फॉर व्हिच पर्पसेज, और फॉर व्हिच पर्पसेज लगाकर भी आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं।
इस प्रकार फॉर व्हिच पर्पस लगाकर या फॉर व्हिच पर्पसेस लगाकर आप लोग 4 सेंटेंस बना सकते हैं। इसका मैंने नंबर नहीं लिखा है, लेकिन आप इसकी काउंटिंग अलग से 4 याद रखें। नंबर 7, मैं पत्र कैसे लिखता हूं। इसका ट्रांसलेशन जब हम बनाते हैं तो तीसरा सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है डू आई राइट लेटर, उसमें हाउ जोड़ देते हैं। तो मैं पत्र लिखता हूं कि अंग्रेजी हो जाती है हाउ डू आई राइट ए लेटर। नंबर 8, मैं पत्र कैसे नहीं लिखता हूं। जब इसकी अंग्रेजी हमको बनानी होती है तो चौथा नंबर जो प्रश्नों का जड़ था उसका जो ट्रांसलेशन है डू आई नॉट राइट ए लेटर, उसी में केवल हाउ जोड़ देते हैं। हाउ कैसे की अंग्रेजी होती है, तो मैं पत्र कैसे नहीं लिखता हूं कि अंग्रेजी होती है हाउ डू आई नॉट राइट ए लेटर। जब हम लोग हिंदी में कैसे के जगह पर किस तरह से लिखते हैं या किस तरीका से लिखते हैं या किस ढंग से लिखते हैं या किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो हाउ लिख सकते हैं। यदि आप चाहें हाउ नहीं लिखें तो इसके जगह पर आप इन व्हिच वे लिख सकते हैं और इन व्हिच वे का प्रयोग कर आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, जब हम लोग कैसे के जगह पर हिंदी में किस किस तरह से या किन तरीकों से या किन तरहों से या किन ढंगों से या किन प्रकारों से लिखते हैं, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद हम हाउ नहीं लिख सकते हैं। हाउ के जगह पर आपको इन व्हिच वेज लिखना पड़ेगा, वे नहीं लिखना पड़ेगा, इन व्हिच वेज प्लूरल में। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन व्हिच वे का प्रयोग करके आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं और इन व्हिच वेज का प्रयोग करके 2 सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार आप 4 सेंटेंस बना सकते हैं और पहले का भी 4 सेंटेंस है, इसीलिए कुल मिलाकर हम लोग 8 सेंटेंस अलग से बना सकते हैं। इसको मैंने नंबर में यहां नहीं लिखा है, देखिए इसकी नंबरिंग मैंने नहीं की है, लेकिन आप अलग से कॉपी में 8 सेंटेंस बना सकते हैं। प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हिंदी के वाक्यों को भी और अंग्रेजी के वाक्यों को भी आप कॉपी में अवश्य लिखिए, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। नंबर 9, मैं पत्र कब लिखता हूं। कब की अंग्रेजी व्हेन होती है। मैं पत्र कब लिखता हूं का जब अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं तो तीसरा सेंटेंस जो प्रश्नों का जड़ है उसको पहले लिखते हैं। डू आई राइट ए लेटर, बस केवल इसी में व्हेन जोड़ देते हैं तो सेंटेंस बन जाता है व्हेन डू आई राइट ए लेटर। नंबर 10, मैं पत्र कब नहीं लिखता हूं, बस चौथा सेंटेंस जो है उसकी अंग्रेजी होती है डू आई नॉट राइट ए लेटर, उसी में केवल व्हेन जोड़ देते हैं तो मैं पत्र कब नहीं लिखता हूं की अंग्रेजी हो जाती है व्हेन डू आई नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए, हम लोग हिंदी में कब की जगह कभी कभी किस समय लिखते हैं या किस वक्त लिखते हैं। जब हम लोग किस समय लिखेंगे, किस वक्त लिखेंगे, तो अंग्रेजी में व्हेन से भी आप काम चला सकते हैं और अंग्रेजी में आप चाहें तो एट व्हाट टाइम भी लिख सकते हैं। अब यदि हिंदी में यदि आप कब के जगह पर कब कब लिखेंगे या किस किस समय लिखेंगे, जैसे कि मैं पत्र कब कब लिखता हूं या मैं पत्र किस किस समय लिखता हूं, तो आप इसकी अंग्रेजी व्हेन किसी भी हालत में नहीं लिखिए, बल्कि व्हेन की जगह पर आप एट व्हाट टाइम्स लिखिए, क्योंकि एट व्हाट टाइम्स का मतलब होता है कब कब या किस किस समय। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एट व्हाट टाइम से भी आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं, 9वां में एट व्हाट टाइम लगाकर और 10वां सेंटेंस में लगाकर, और एट व्हाट टाइम से भी 2 सेंटेंस बना सकते हैं। 9वां सेंटेंस में आप व्हेन के जगह पर एट व्हाट टाइम्स लिख सकते हैं और 10वां सेंटेंस में भी आप व्हेन के जगह पर एट व्हाट टाइम्स लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एट व्हाट टाइम और एट व्हाट टाइम्स लगाकर 4 सेंटेंस बना सकते हैं और पहले भी हम लोगों ने अलग से 8 सेंटेंस बनाया था। इस प्रकार हम लोग अलग से 12 सेंटेंस बना सकते हैं। इसकी गिनती इसमें मैंने नहीं लिखी है। डियर छात्रों, आप सेंटेंस को गिनते जाइए और इसका योग भी निकालते जाइए और देखिए कि 15,000 सेंटेंस पूरा होता है या नहीं। नंबर 11,
मैं पत्र कहाँ लिखता हूं, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है वेयर डू आई नॉट राइट लेटर। बस तीसरा जो सेंटेंस था डू आई राइट लेटर, उसमें केवल वेयर जोड़ देते हैं। नंबर 12, मैं पत्र कहाँ नहीं लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है वेयर डू आई नॉट राइट लेटर। बस चौथा सेंटेंस जो है डू आई नॉट राइट लेटर, उसमें वेयर केवल जोड़ देते हैं। हिंदी में हम लोग कभी कभी कहाँ के जगह पर किस जगह लिखते हैं या किस स्थान पर लिखते हैं। जब हम किस जगह लिखते हैं या किस स्थान पर लिखते हैं तो इसकी अंग्रेजी आप वेयर भी लिख सकते हैं या वेयर की जगह पर एट व्हाट प्लेस भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हिंदी में हम लोग कहाँ के जगह पर किस किस जगह लिखते हैं या किन किन जगहों पर लिखते हैं या किन किन स्थानों पर लिखते हैं, तो आप अंग्रेजी में इसके जगह पर वेयर नहीं लिखेंगे, बल्कि वेयर की जगह पर आप लिखिए एट व्हाट प्लेसेस। अब देखिए, हम लोग एट व्हाट प्लेस को लगाकर 2 सेंटेंस बना सकते हैं और एट व्हाट प्लेसेस लगाकर भी 2 सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कुल आप 4 सेंटेंस अलग से बना सकते हैं। पहले का 12 सेंटेंस और अभी का 4 सेंटेंस कुल मिलाकर हो जाता है 16। हम लोग 16 सेंटेंस अलग से बना चुके हैं। नंबर 13, मैं पत्र कितनी देर लिखता हूं, इसको देखिए, इसकी अंग्रेजी होती है हाउ लॉन्ग डू आई राइट लेटर। बस तीसरा सेंटेंस जो था डू आई राइट लेटर, उसमें हाउ लॉन्ग जोड़ देते हैं। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी देर। नंबर 14, मैं पत्र कितनी देर नहीं लिखता हूं, इसका जब ट्रांसलेशन बनाते हैं हम लोग तो इसका ट्रांसलेशन होता है हाउ लॉन्ग डू आई नॉट राइट लेटर। हम लोग यहां क्या करते हैं, चौथा सेंटेंस जो था डू आई नॉट राइट लेटर, बस इसमें केवल हाउ लॉन्ग जोड़ देते हैं। तो छात्रों, आप लोगों ने यहां देखा कि तीसरा और चौथा जो सेंटेंस है प्रश्नों का जड़ होता है, बस उसी में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में जोड़ देते हैं। इसीलिए आप फिर से तीसरा और चौथा सेंटेंस बनाना खूब अच्छी तरह सीख लीजिए। नंबर 15, मैं पत्र कितनी बार लिखता हूं, कितनी बार का अंग्रेजी होता है हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। अब आप तीसरा सेंटेंस याद कीजिए, तीसरा सेंटेंस होता है डू आई राइट ए लेटर। बस डू आई राइट ए लेटर में हाउ ऑफन हम लोग जोड़ देते हैं, डू आई राइट ए लेटर में हम लोग हाउ मेनी टाइम्स लिख देते हैं। इस प्रकार मैं पत्र कितनी बार लिखता हूं की अंग्रेजी हो जाती है हाउ ऑफन डू आई राइट ए लेटर या हाउ मेनी टाइम्स डू आई राइट ए लेटर। यहां देखिए, दूसरा भाग जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन का डू आई राइट ए लेटर, यह तीसरा ट्रांसलेशन है। डू आई राइट ए लेटर तीसरा ट्रांसलेशन है। बस उसी में हम लोग क्या करते हैं, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स जोड़ देते हैं। यानी कितनी बार का अंग्रेजी दो होता है, एक होता है हाउ ऑफन और दूसरा होता है हाउ मेनी टाइम्स। नंबर 16, मैं पत्र कितनी बार नहीं लिखता हूं। अभी हम लोगों ने कितनी बार का अंग्रेजी देखा, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। जब हम लोग इस सेंटेंस का अंग्रेजी बनाते हैं तो चौथा सेंटेंस लिखते हैं डू आई नॉट राइट ए लेटर, बस उसी में केवल हाउ ऑफन जोड़ देते हैं। तो चौथा सेंटेंस लिखते हैं डू आई नॉट राइट ए लेटर, उसी में केवल हाउ मेनी टाइम्स जोड़ देते हैं। इस प्रकार मैं पत्र कितनी बार नहीं लिखता हूं कि अंग्रेजी हो जाती है हाउ ऑफन डू आई नॉट राइट ए लेटर या हाउ मेनी टाइम्स डू आई नॉट राइट ए लेटर। अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर 3 सेंटेंस का और नंबर 4 सेंटेंस का बहुत अधिक महत्व होता है। बस उसी में केवल हम लोग प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा तीसरा नंबर सेंटेंस और चौथा नंबर सेंटेंस बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप तीसरा सेंटेंस को और चौथा सेंटेंस को खूब अच्छी तरह समझ लें। केवल तीसरा में या चौथा में वाई जोड़ दें तो एक नया सेंटेंस बन जाता है, हाउ जोड़ दें तो एक नया सेंटेंस बन जाता है, व्हेन जोड़ दें तो एक नया सेंटेंस बन जाता है, वेयर जोड़ दें तो एक नया सेंटेंस बन जाता है, हाउ लॉन्ग जोड़ दें तो एक नया सेंटेंस बन जाता है। तीसरा और चौथा सेंटेंस में
हाउ ऑफन जोड़कर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, या हाउ ऑफन के जगह पर हाउ मेनी टाइम्स लिखकर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहां जो 7 प्रश्नवाचक शब्द है, इसी को तीसरा और चौथा सेंटेंस में जोड़कर आप कई प्रश्नवाचक सेंटेंस बना सकते हैं। इसलिए आप तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस खूब अच्छी तरह से सीख लें। अभी अभी हम लोगों ने 7 प्रश्नवाचक शब्दों को देखा, व्हाई को, हाउ को, व्हेन को, वेयर को, हाउ लॉन्ग को, हाउ ऑफन को, हाउ मेनी टाइम्स को, और साथ ही यह भी देखा कि व्हाई के जगह पर आप 2 नया प्रश्नवाचक शब्द लिख सकते हैं, फॉर व्हिच पर्पस और फॉर व्हिच पर्पसेस। 2 नया बनाया मैंने, जिसको मैंने काउंटिंग नहीं किया है इसमें। हाउ से भी आप 2 प्रश्नवाचक शब्द बना सकते हैं, इन व्हिच वे और इन व्हिच वेज, तो 2 कितना हो गया 4। व्हेन से भी 2 प्रश्नवाचक शब्द बना सकते हैं, एट व्हाट टाइम और एट व्हाट टाइम्स, 2 यानी 6 प्रश्नवाचक शब्द नया मैंने बनाया। उसके बाद वेयर से भी आप 2 नया प्रश्नवाचक शब्द बना सकते हैं, एट व्हाट प्लेस और एट व्हाट प्लेसेस, यानी कुल मिलाकर हम लोगों ने 8 प्रश्नवाचक शब्दों को बनाया, जिसको मैंने यहां वीडियो में काउंटिंग नहीं किया है। अलग से आप कॉपी में लिख लीजिए इसको। तो देखिए यहां 7 प्रश्नवाचक शब्द है या शब्दों का समूह है, तो 8 और 7 प्रश्नवाचक शब्दों को मिलाकर 15 प्रश्नवाचक शब्द हो जाते हैं। हम लोगों ने यहां अभी अभी 15 प्रश्नवाचक शब्दों का या 15 प्रश्नवाचक शब्दों के समूह का प्रयोग किया है। मैंने इस बातों को अलग से इसीलिए बताने की कोशिश की है कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं या प्रश्नवाचक शब्दों के समूह हैं, ये एडवर्ब हैं, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। इन प्रश्नवाचक शब्दों की या शब्दों के समूह की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वह विशेषता यह है, इन प्रश्नवाचक शब्दों के बाद या इन प्रश्नवाचक शब्द समूह के बाद कोई भी वस्तु सूचक शब्द या कोई भी प्राणी सूचक शब्द हम नहीं लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 16 सेंटेंसों का अध्ययन कर लिया है। हम लोगों ने 16 सेंटेंसों को खूब अच्छी तरह सीख लिया है, और हम लोगों ने इससे पहले कुछ प्रश्नवाचक शब्दों का भी अध्ययन कर लिया है। कुछ प्रश्नवाचक शब्दों के बारे में भी पढ़ लिया है और सीख लिया है। पिछले प्रश्नवाचक शब्दों में हम लोगों ने देखा कि उन प्रश्नवाचक शब्दों को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जो प्रश्नवाचक शब्दों का अध्ययन हम लोग करेंगे, उसमें वस्तु सूचक शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे। नंबर 17, मैं किसका पत्र लिखता हूं। यहां हम लोग हिंदी के पहले वाक्य को याद करें। बस हिंदी के पहले वाक्य में हम लोगों ने पत्र से पहले किसका लगा दिया है, और इस प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, मैं किसका पत्र लिखता हूं। और इसकी अंग्रेजी होती है हुज लेटर डू आई राइट। बस तीसरा जो सेंटेंस है, जिसे हम प्रश्नों का जड़ कहते हैं, डू आई राइट, बस उसी में हम लोग हुज लेटर लिख देते हैं। यहां याद रखिए, पहला वाक्य में जो ए लेटर बाद में था, उसे हम प्रश्नवाचक शब्द हुज के बाद लिखते हैं, और जब हम लोग प्रश्नवाचक शब्द हुज के बाद लेटर लिखते हैं, तो यहां हम ए को छोड़ देते हैं। तो प्रश्न बनता है हुज लेटर डू आई राइट। देखिए तीसरा जो प्रश्न था, प्रश्नों का जड़ डू आई राइट लेटर, बस उसमें ए लेटर को हटा देते हैं और डू आई राइट लिख देते हैं। इसी डू आई राइट में हम लोग हुज लेटर जोड़ देते हैं। यदि हम चाहें तो हिंदी के वाक्य में किसका के जगह पर हम लोग किस किस का या किन किन का या किन लोगों का या किन सबों का, तो सेंटेंस बन जाएगा मैं किस किस का पत्र लिखता हूं या मैं किन किन का पत्र लिखता हूं। और इसका ट्रांसलेशन होगा
हुज लेटर्स डू आई राइट, बस लेटर के जगह पर यहां लेटर्स हो जाएगा, यानी लेटर में एस हम जोड़ देंगे। नंबर 18, मैं किसका पत्र नहीं लिखता हूं, बस आप हिंदी का जो दूसरा सेंटेंस है मैं पत्र नहीं लिखता हूं, बस उसमें पत्र से पहले किसका आप जोड़ दें। यहां एक चीज और ध्यान रखें, किसका पत्र दोनों एक साथ है हिंदी में, यानी किसका जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके बाद वस्तु सूचक शब्द पत्र लगा हुआ है। वही बात अंग्रेजी में भी होता है, किसका पत्र का अंग्रेजी होता है हुज लेटर। और हम लोग जानते हैं कि चौथा वाक्य जो था अंग्रेजी में डू आई नॉट राइट ए लेटर, वह प्रश्नों का जर था। चूंकि ए लेटर हम यहां इसीलिए नहीं लिखते हैं कि लेटर जो है हुज के साथ आ गया है, इसीलिए हम क्या करते हैं सेंटेंस बनाते हैं, मैं किसका पत्र नहीं लिखता हूं, हुज लेटर डू आई नॉट राइट। यहां देखने से बिल्कुल साफ है कि चौथा जो प्रश्न है उसी में हम हुज लेटर जोड़ देते हैं। यहां जो हिंदी का वाक्य है मैं किसका पत्र नहीं लिखता हूं, यदि हम चाहें तो किसका के जगह पर आप लिख सकते हैं किस किस का, या किन किन का, या किन लोगों का, या किन सबों का। तो हिंदी में वाक्य बन जाएगा मैं किस किस का पत्र नहीं लिखता हूं, या मैं किन किन का पत्र नहीं लिखता हूं, या मैं किन लोगों का पत्र नहीं लिखता हूं, या मैं किन सबों का पत्र नहीं लिखता हूं। और इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हुज लेटर्स डू आई नॉट राइट। देखिए यहां मैंने लिख दिया है हरे रंग में हुज लेटर्स, बस लेटर की जगह पर क्या हो जाता है लेटर्स आ जाता है, यानी लेटर में एस जुड़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम किस किस का या किन किन का या किन लोगों का या किन सबों को जोड़कर हम एक अलग प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं। और अंग्रेजी में भी हम दो नए प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, जिसको मैंने यहां गिनती में नहीं लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग से आप 16 + 2 18 सेंटेंस आप बना सकते हैं, जिसकी मैंने गिनती यहां नहीं लिखी है। इन 18 प्रकार के सेंटेंस को आप अलग से कॉपी में लिख लें। नंबर 19, मैं कौन सा पत्र लिखता हूं, बस हम लोग क्या करते हैं हिंदी का जो पहला वाक्य होता है उसमें पत्र से पहले कौन सा जोड़ देते हैं और यह 19वां सेंटेंस बन जाता है। और इंग्लिश में क्या करते हैं, बस तीसरा जो सेंटेंस है जिसे हम प्रश्नों का जर कहते हैं उसके लास्ट में ए लेटर हटाकर व्हिच लेटर शुरू में लिख देते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द व्हिच के बाद लेटर आ जाता है। हिंदी के वाक्यों में भी कौन सा पत्र होता है, यानी पत्र से पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है। वही बात अंग्रेजी में भी होता है, पत्र से पहले व्हिच आता है, अर्थात व्हिच लेटर डू आई राइट। यदि हम चाहें तो कौन सा के जगह पर हिंदी में कौन कौन लिख सकते हैं, कौन सा के जगह पर आप किन किन पत्रों को भी लिख सकते हैं। और अंग्रेजी में व्हिच लेटर के जगह पर आप व्हिच लेटर्स लिखेंगे, अर्थात लेटर के बाद आप एस जोड़ देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हिच लेटर्स डू आई राइट। नंबर 20, मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूं, बस यहां देखिए आप लोग हिंदी का जो दूसरा सेंटेंस था उसमें कौन सा हम जोड़ देते हैं, किसके पहले पत्र के पहले, तो सेंटेंस बन जाता है मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूं। और इसकी अंग्रेजी होती है व्हिच लेटर डू आई नॉट राइट। यहां देखिए व्हिच लेटर जो है, बस अंग्रेजी में जो चौथा सेंटेंस था प्रश्नों का जर डू आई नॉट राइट ए लेटर, उसमें क्या करते हैं ए लेटर जो लास्ट में था उसको हटा देते हैं और शुरू में हम लोग व्हिच लेटर जोड़ देते हैं। यदि आप यहां चाहें तो कौन सा के जगह पर आप कौन कौन लिख सकते हैं या किन किन पत्रों को लिख सकते हैं, और सेंटेंस बन जाएगा मैं कौन कौन पत्र नहीं लिखता हूं या मैं किन किन पत्रों को नहीं लिखता हूं। और इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हिच लेटर्स डू आई नॉट राइट, अर्थात लेटर के बाद आप एस जोड़कर लिखेंगे।
इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने अलग से 18 वाक्यों को बनाया और अभी हम लोगों ने देखा कि अलग से हम लोग 2 वाक्य अलग से बना रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अलग से 20 ट्रांसलेशन को बना लिया है। आप 20 अलग से जो ट्रांसलेशन बनाते हैं उनको आप कॉपी में अवश्य लिख लें। यहां मैंने उसकी गिनती नहीं लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक 20 वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सीख लिया है। आप उन 20 वाक्यों का ट्रांसलेशन एक बार रिवाइज अवश्य कर लें, नहीं तो आप आगे का ट्रांसलेशन नहीं समझ पाएंगे। सारे ट्रांसलेशन हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही सीख रहे हैं। नंबर 21, मैं किस प्रकार का पत्र लिखता हूं। यहां देखिए, पहला जो सेंटेंस था हिंदी में, उसमें किस प्रकार का हम लोग जोड़ देते हैं, किससे पहले, पत्र से पहले। तो सेंटेंस बनता है मैं किस प्रकार का पत्र लिखता हूं, या आप बोल सकते हैं मैं किस तरह का पत्र लिखता हूं। और इसकी अंग्रेजी होती है Which type of letter do I write। बस हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी का जो तीसरा सेंटेंस है, प्रश्नों का जर, Do I write letter, उसमें से लेटर को लास्ट में जो है हटा देते हैं और शुरू में लिख देते हैं Which type of जोड़कर हम लेटर लिख देते हैं और सेंटेंस बन जाता है Which type of letter do I write। इस OF को आप ऑफ पढ़ें, ऑफ ना पढ़ें। यहां 21वां सेंटेंस जो हिंदी का है, उसमें आप किस प्रकार के जगह पर किस तरह के पत्रों को लिख सकते हैं या किस प्रकार के पत्रों को लिख सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा मैं किस तरह के पत्रों को लिखता हूं या मैं किस प्रकार के पत्रों को लिखता हूं। तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी Which type of letters do I write। बस आप लेटर के जगह पर क्या करें, लेटर्स लिख दें। Which type of letters, हम किस तरह के पत्रों के जगह पर किस किस प्रकार के पत्रों को भी लिख सकते हैं या किस किस तरह के पत्रों को भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में वाक्य बन जाएगा मैं किस किस तरह के पत्रों को लिखता हूं या मैं किस किस प्रकार के पत्रों को लिखता हूं। और उसकी अंग्रेजी हो जाएगी Which type of letters do I write। बस लेटर की जगह पर हम क्या करेंगे, लेटर्स लिख देंगे। नंबर 22, मैं किस तरह का पत्र नहीं लिखता हूं। देखिए, याद कीजिए, हिंदी का जो दूसरा सेंटेंस था, बस उसी में किस तरह का हम यहां जोड़ देते हैं, किससे पहले, पत्र से पहले। तो सेंटेंस बनता है मैं किस तरह का पत्र नहीं लिखता हूं या मैं किस प्रकार का पत्र नहीं लिखता हूं। इस सेंटेंस को आप लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, जरा सोचिए। बस हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में जो प्रश्नों का जड़ चौथा सेंटेंस था, उसी में Which type of letter जोड़ देते हैं। चौथा सेंटेंस अंग्रेजी में क्या था, Do I not write a letter। यहां देखिए, a letter मैंने नहीं लिखा है। a letter को जो मैंने बाद में नहीं लिखा है, उसको मैंने यहां लिख दिया है, किसके बाद, Which type of के बाद। तो सेंटेंस बन जाता है Which type of letter do I not write। 22वें नंबर सेंटेंस में आप किस तरह का के जगह पर किस तरह के पत्रों को लिख सकते हैं, किस प्रकार के पत्रों को लिख सकते हैं या किस किस प्रकार के पत्रों को लिख सकते हैं या किस किस तरह के पत्रों को लिख सकते हैं। और इसकी अंग्रेजी हो जाएगी Which type of letters do I not write। यदि आप चाहें तो 4 प्रकार का सेंटेंस यहां बना सकते हैं। अतः हम लोगों ने पहले 20 प्रकार के सेंटेंस को बनाया और यहां मैंने 4 प्रकार का सेंटेंस बनाया। तो कुल मिलाकर आप लोग 24 प्रकार का अलग से सेंटेंस बना सकते हैं। आप इन 24 प्रकार के सेंटेंस को कॉपी में अवश्य ही लिख लें, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अभी हम लोग उस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके बाद हमेशा देखिए क्या आता है, वस्तु सूचक शब्द आता है। हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी देखिए प्रश्नवाचक शब्दों के बाद वस्तु सूचक शब्द आता है।
इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जब आप इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन बातों का आपको बहुत ही अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप यह ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका पैसिव वॉइस बनाने में आपको बहुत ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन बातों को याद रखिए कि हम लोग अभी प्रश्नवाचक शब्दों के बाद वस्तु सूचक शब्द जोड़ रहे हैं, न कि प्राणी सूचक शब्द। नंबर 23, मैं कौन सा पत्र लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट लेटर डू आई राइट। हिंदी में हम लोग पहला वाक्य में कौन सा पत्र से पहले जोड़ते हैं, प्रश्नवाचक शब्द है कौन सा, और अंग्रेजी में हमेशा तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस प्रश्नों का जड़ होता है। तो यहां तीसरा सेंटेंस है डू आई राइट ए लेटर, बस इसमें लेटर नहीं है, व्हाट के बाद लेटर है, अर्थात मैं कौन सा पत्र लिखता हूं इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट लेटर डू आई राइट। यदि हम 23 में कौन सा पत्र के जगह पर कौन कौन सा पत्र लिखें या किन किन पत्रों को लिखें, तो अंग्रेजी में हम लिखेंगे व्हाट लेटर्स डू आई राइट, अर्थात लेटर की जगह पर हम लोग लेटर्स लिखेंगे, अर्थात हम लोग लिखेंगे व्हाट लेटर्स। नंबर 24, मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूं। यहां देखिए हिंदी में जो दूसरा सेंटेंस है उसमें पत्र से पहले कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लग गया है, और अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्नों का जड़ चौथा सेंटेंस है डू आई नॉट राइट ए लेटर, उसमें से ए लेटर को हम लोग हटा देते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट लेटर। इस प्रकार अंग्रेजी में सेंटेंस बनता है व्हाट लेटर डू आई नॉट राइट, अर्थात मैं कौन सा पत्र नहीं लिखता हूं कि अंग्रेजी होती है व्हाट लेटर डू आई नॉट राइट। यदि 24 सेंटेंस में कौन सा पत्र की जगह पर कौन कौन सा पत्र लिखें या किन किन पत्रों को लिखें, तो सेंटेंस बनेगा मैं कौन कौन पत्र नहीं लिखता हूं या मैं किन किन पत्रों को नहीं लिखता हूं, और इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट लेटर्स डू आई नॉट राइट, अर्थात लेटर की जगह पर हम लोग लिखेंगे लेटर्स। इस प्रकार हम यहां देखते हैं कि अलग से दो सेंटेंसों को बना सकते हैं, अर्थात अभी तक हम लोगों ने अलग से, जिसकी गिनती नहीं यहां लिखी हुई है, 24 + 2 26 सेंटेंस बना सकते हैं। आप लोग इस 26 सेंटेंस को कॉपी में अलग से अवश्य लिख लें। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 24 सेंटेंसों को सीख लिया है, इसका आप खूब अच्छी तरह घर पर प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे बढ़ें। नंबर 25, मैं किस प्रकार का पत्र लिखता हूं। यहां हम लोग हिंदी के पहला सेंटेंस में पत्र से पहले किस प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देते हैं, और इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट टाइप ऑफ लेटर डू आई राइट। बस तीसरा जो सेंटेंस है अंग्रेजी में डू आई राइट लेटर, उसमें से लेटर हटा देते हैं बाद का, और शुरू में हम लोग जोड़ देते हैं व्हाट टाइप ऑफ लेटर। इस प्रकार मैं किस प्रकार का पत्र लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट टाइप ऑफ लेटर डू आई राइट। यदि हम यहां किस प्रकार का पत्र के जगह पर किस प्रकार के पत्रों को लिखें या किन प्रकार के पत्रों को लिखें, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स डू आई राइट। बस लेटर की जगह पर हम लोग लेटर्स लिखेंगे, और यहां हम लोग लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स। इसके जगह पर हम लोग किस किस प्रकार के पत्रों को भी लिख सकते हैं, यानी किस किस प्रकार के, यह भी बहुवचन हो जाएगा, अर्थात व्हाट टाइप की जगह पर हम लोग लिखेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर्स। यहां टाइप का भी बहुवचन हो जाएगा और लेटर का भी बहुवचन हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर्स डू आई राइट। नंबर 26, मैं किस प्रकार का पत्र नहीं लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट टाइप ऑफ लेटर डू आई नॉट राइट। बस चौथा सेंटेंस जो अंग्रेजी में प्रश्नों का जड़ है डू आई नॉट राइट ए लेटर, बाद का जो ए लेटर है उसको हटाकर हम व्हाट टाइप ऑफ के बाद
लेटर जोड़ देते हैं और सेंटेंस बन जाता है व्हाट टाइप ऑफ लेटर डू आई नॉट राइट। किस प्रकार का पत्र की जगह पर आप किस किस प्रकार के पत्रों को लिख सकते हैं, तो अंग्रेजी में हम लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स। यदि किस प्रकार का पत्र की जगह पर किस किस प्रकार के पत्रों को लिखेंगे या किस किस तरह के पत्रों को लिखेंगे, तो अंग्रेजी में व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर्स हो जाएगा। यहां टाइप का भी बहुवचन हो जाएगा और लेटर का भी बहुवचन हो जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर्स डू आई नॉट राइट। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहां अलग से हम लोग व्हाट टाइप ऑफ लेटर लगा के भी 2 सेंटेंस बना सकते हैं और व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर लगाकर भी 2 सेंटेंस बना सकते हैं, यानी अलग से हम लोग कुल 4 सेंटेंस बना सकते हैं। और पहले हम लोगों ने 26 सेंटेंस को बनाया। इस प्रकार हम लोग अलग से 26 + 4 30 सेंटेंस बना सकते हैं। इस 30 सेंटेंस को आप लोग कॉपी में अलग से अवश्य लिखें ताकि आपको गिनती करने में सुविधा हो और सीखने में भी सुविधा हो, आसानी हो, सहूलियत हो। नंबर 27, मैं कितना लंबा पत्र लिखता हूं। हिंदी का पहला वाक्य आप याद कीजिए, बस उसमें पत्र से पहले हम लोगों ने यहां कितना लंबा जोड़ दिया है और वाक्य बन जाता है मैं कितना लंबा पत्र लिखता हूं। अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों का जड़ जो तीसरा सेंटेंस है डू आई राइट ए लेटर, उसमें से ए लेटर हटाकर शुरू में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों के बाद जोड़ देते हैं हाउ लॉन्ग लेटर, और इस प्रकार सेंटेंस बन जाता है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई राइट। यदि हम कितना लंबा पत्र के जगह पर कितने लंबे पत्रों को लिखेंगे, तो हम लोग हाउ लॉन्ग लेटर की जगह पर हाउ लॉन्ग लेटर्स लिखेंगे और सेंटेंस बन जाएगा हिंदी में मैं कितने लंबे पत्रों को लिखता हूं, और अंग्रेजी में इसका सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग लेटर्स डू आई राइट, अर्थात लेटर की जगह पर हम लोग लेटर्स लिखेंगे। नंबर 28, मैं कितना लंबा पत्र नहीं लिखता हूं। बस हिंदी का जो दूसरा सेंटेंस है उसमें पत्र से पहले कितना लंबा प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाता है, और अंग्रेजी में जो प्रश्नों का जड़ चौथा सेंटेंस है डू आई नॉट राइट ए लेटर, उसमें से लास्ट में जो ए लेटर है उसको हम शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हाउ लॉन्ग के बाद जोड़ देते हैं। देखिए यहां हाउ लॉन्ग के बाद ए लेटर जुड़ गया है और सेंटेंस बन जाता है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई नॉट राइट। इस प्रकार 28वां जो सेंटेंस है मैं कितना लंबा पत्र नहीं लिखता हूं, उसकी अंग्रेजी होती है हाउ लॉन्ग लेटर डू आई नॉट राइट। यहां हम कितना लंबा पत्र के जगह पर कितने लंबे पत्रों को लिख सकते हैं, मैं कितने लंबे पत्र को नहीं लिखता हूं, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ लॉन्ग लेटर्स डू आई नॉट राइट। इस प्रकार हम 27 से भी 28 से भी दोनों से एक एक सेंटेंस बनाएंगे हाउ लॉन्ग लेटर्स लगाकर, तो 2 अलग से सेंटेंस बनेगा। इस प्रकार हम लोग अलग से 30 + 2 32 सेंटेंस बना सकते हैं। इन 32 सेंटेंस को आप अवश्य ही कॉपी में लिख लें। हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी में बस पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस से ही सारा प्रश्नवाचक सेंटेंस बनता है, सारा प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, और अंग्रेजी में हम लोग देखते हैं बस तीसरा सेंटेंस जो प्रश्नों का जड़ है और चौथा सेंटेंस जो प्रश्नों का जड़ है, उसी के शुरू में हम लोग प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ देते हैं, उसके बाद वस्तु सूचक शब्द जोड़ देते हैं। नंबर 29, मैं कितना पत्र लिखता हूं। हिंदी का पहला वाक्य आप हमेशा याद रखें, बस हम क्या करते हैं उसमें पत्र से पहले कितना जोड़ देते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है मैं कितना पत्र लिखता हूं, और इसकी अंग्रेजी होती है हाउ मेनी लेटर्स डू आई राइट। अब अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में तीसरा सेंटेंस प्रश्नों का जड़ होता है डू आई राइट ए लेटर, हम लास्ट में जो ए लेटर है नहीं यहां लिखते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द जो हाउ मेनी है उसके बाद लेटर जोड़ देते हैं। हमेशा याद रखें हाउ मेनी के बाद
कभी भी लेटर नहीं होगा, लेटर्ज ही होगा। अर्थात हाउ मेनी के बाद हमेशा बहुवचन वस्तु सूचक शब्द आता है। अर्थात हाउ मेनी के बाद लेटर्ज आएगा। आप हाउ मेनी के बाद लेटर सिंगुलर में भूलकर भी नहीं लिखें। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैं कितना पत्र लिखता हूं की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी लेटर्स डू आई राइट। नंबर 30, मैं कितना पत्र नहीं लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है हाउ मेनी लेटर्स डू आई नॉट राइट। बस हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो वाक्य है, उसमें पत्र से पहले यानी वस्तु सूचक शब्द पत्र से पहले कितना प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देते हैं। और अंग्रेजी में चौथा सेंटेंस जो प्रश्नों का जड़ होता है डू आई नॉट राइट लेटर, उसमें से लेटर को हटा देते हैं और शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी के बाद लेटर्स जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नंबर 30 नंबर सेंटेंस मैं कितना पत्र नहीं लिखता हूं कि अंग्रेजी होती है हाउ मेनी लेटर्स डू आई नॉट राइट। यानी जितना भी सेंटेंस है हिंदी में, उसकी अंग्रेजी जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, मन ही मन सोचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोगों के सामने व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले हम हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम बोल देते हैं। इस प्रकार का काम हम लोग शुरू में 2 या 4 या 6 महीना करते हैं। उसके बाद आपके मुंह से अपने आप कोई भी बात अंग्रेजी में निकलने लगेगी। अभी अभी हम लोगों ने हाउ मेनी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कितना या कितने या कितनी। और हाउ मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन जो है प्लूरल में आता है, यानी हमेशा बहुवचन संज्ञा आता है। यानी आप एक वचन में किसी भी वस्तु सूचक शब्द को नहीं लिख सकते हैं हाउ मेनी के बाद। आप हाउ मेनी की जगह पर हाउ मच लिख सकते हैं। इसकी हिंदी होती है कितना या कितनी, लेकिन इसके बाद काउंटेबल नाउन नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अर्थात हाउ मेनी के बाद वही वस्तु सूचक शब्द आएगा जिसको आप गिन सकते हैं, और हाउ मच के बाद वही वस्तु सूचक शब्द आएगा जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 31, मैं क्या लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट डू आई राइट। इस वाक्य में देखिए कहीं भी कोई वस्तु सूचक शब्द नहीं है, न हिंदी में और न अंग्रेजी में। पत्र हिंदी में भी नहीं है और लेटर अंग्रेजी में भी नहीं है। यहां क्या जो है पत्र के जगह पर ही आया है, अर्थात व्हाट जो यहां है लेटर के जगह पर आया है। अर्थात यहां व्हाट जो है वस्तु सूचक शब्द को ही व्यक्त कर रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें। यानी किसी भी प्रश्नवाचक शब्द के बाद यहां हम वस्तु सूचक शब्द लिख रहे थे और यहां वस्तु सूचक शब्द है ही नहीं। यहां जो है हिंदी में क्या जो है वस्तु सूचक शब्द को व्यक्त कर रहा है और अंग्रेजी में व्हाट जो है वस्तु सूचक शब्द को व्यक्त कर रहा है। अर्थात यहां क्या ही वस्तु है और व्हाट ही वस्तु है। अर्थात यहां क्या जो है कर्म है हिंदी में और व्हाट जो है अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट है। नंबर 32, मैं क्या नहीं लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट डू आई नॉट राइट। यहां देखिए क्या जो है वस्तु सूचक शब्द को व्यक्त कर रहा है और अंग्रेजी में व्हाट जो है वस्तु सूचक शब्द को व्यक्त कर रहा है। अर्थात हिंदी में क्या कर्म है और अंग्रेजी में व्हाट क्या है ऑब्जेक्ट है। कर्म को ही अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अभी हम लोगों ने देखा कि जितना हम लोगों ने वाक्यों को बनाया है उसमें प्रश्नवाचक शब्दों के बाद वस्तु सूचक शब्द था, और जिसमें वस्तु सूचक शब्द यहां नहीं है इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द व्हाट ही यहां वस्तु को व्यक्त कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी आप जो स्क्रीन पर जिन प्रश्नवाचक शब्दों को देख रहे हैं
उसी को हम लोगों ने अभी सीखा है। उससे पहले हम लोगों ने 7 तरह के प्रश्नवाचक शब्दों को सीखा था और अलग से भी हम लोगों ने कई प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया था। नंबर 8, हुज के बाद हम लोगों ने नाउन का प्रयोग किया था। यहां जो यह नाउन है यह वस्तु सूचक है, न कि व्यक्ति सूचक, अर्थात न कि प्राणी सूचक। नंबर 9, जो प्रश्नवाचक शब्द व्हिच है उसके बाद भी हम लोगों ने नाउन का प्रयोग किया था। कौन सा नाउन? वस्तु सूचक नाउन, यानी वस्तु सूचक संज्ञा का प्रयोग हम लोगों ने अभी अभी किया है। अर्थात यहां हम लोगों ने प्राणी सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। नंबर 10, व्हिच टाइप ऑफ के बाद भी हम लोगों ने नाउन का प्रयोग किया था। किस प्रकार का नाउन? वस्तु सूचक नाउन, वस्तु सूचक संज्ञा। नंबर 11, व्हाट प्लस नाउन। कौन सा नाउन? वस्तु सूचक नाउन। नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ के बाद हम लोगों ने नाउन का प्रयोग किया है। कौन सा नाउन? वस्तु सूचक नाउन। यहां देखिए जितना भी प्रश्नवाचक शब्द है उसके बाद हम लोग वस्तु सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 13, हाउ लॉन्ग प्लस नाउन। हाउ लॉन्ग के बाद हम लोग वस्तु सूचक नाउन का प्रयोग करते हैं। नंबर 14, हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद हम लोग जिस नाउन का प्रयोग करते हैं वह वस्तु सूचक होता है। आप हाउ मेनी के जगह पर हाउ मच भी लिख सकते हैं, उसके बाद भी वस्तु सूचक नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, यदि इस नाउन को हम वस्तु सूचक नाउन को नहीं गिनेंगे तो हाउ मच होगा, यदि इस वस्तु सूचक नाउन को गिनेंगे तो हाउ मेनी होगा। 15वां नंबर हम लोगों ने देखा था व्हाट का प्रयोग। व्हाट के बाद भी हम लोग देखते हैं कि वस्तु सूचक संज्ञा आता है या व्हाट अकेले भी यदि आता है तो वह वस्तु को निरूपित करता है, वस्तु को व्यक्त करता है, वस्तु को बतलाता है। अर्थात यहां जो व्हाट है ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इस बात का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंसों को आप लोग को पैसिव वॉइस में बदलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे जो सेंटेंस सीखेंगे इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों के बाद हम लोग प्राणी सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, व्यक्ति सूचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। नंबर 33, किसका बेटा पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द किसका के बाद प्राणी सूचक शब्द अर्थात व्यक्ति सूचक शब्द बेटा जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद जब हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो प्रश्नों के जड़ तीसरे सेंटेंस को नहीं देखते हैं। हम यहाँ पहला सेंटेंस को देखते हैं, पहले वाक्य में से सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह प्रश्नवाचक शब्द हुज लिखते हैं और उसके बाद प्राणी सूचक शब्द अर्थात व्यक्ति सूचक शब्द शन लिखते हैं और उसके बाद राइट्स ए लेटर जो का त्यों रहता है। यहां हुज सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए इसके बाद वर्ब का 5वां रूप राइट्स लगता है। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि किसका बेटा के जगह पर किस किस का बेटा लिखा जाए या किन किन का बेटा लिखा जाए तो अंग्रेजी में हुज सन के जगह पर हुज संज आएगा और इसके बाद वर्ब का पहला रूप राइट आएगा, अर्थात सेंटेंस हो जाएगा हुज संज राइट ए लेटर। नंबर 34, किसका बेटा पत्र नहीं लिखता है। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द किसका के बाद प्राणी सूचक शब्द अर्थात व्यक्ति सूचक शब्द बेटा लगा हुआ है। जब इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो सेंटेंस बनता है हुज सन डज नॉट राइट ए लेटर। यहां देखिए बस दूसरा सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं, उसके जगह प्रश्नवाचक शब्द हुज लिखते हैं और उसके बाद प्राणी सूचक शब्द सन लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस डज नॉट राइट लेटर ज्यों का त्यों रहता है। चूंकि हुज सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है इसीलिए इसके बाद वर्ब का 5वां रूप डज लगता है।
नंबर 35, कौन लड़का पत्र लिखता है? इसका अनुवाद बनता है व्हिच बॉय राइट्स ए लेटर। यहां देखिए हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कौन के बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का लगा हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद जब हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो पहला सेंटेंस में से सब्जेक्ट हटा देते हैं और उसके जगह पर व्हिच बॉय लिखते हैं। व्हिच प्रश्नवाचक शब्द है और बॉय उसके बाद प्राणी सूचक शब्द है, और उसके बाद सेंटेंस राइट्स ए लेटर ज्यों का त्यों है। बस प्रश्नवाचक शब्द व्हिच के बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय एक लड़का को व्यक्त करता है, इसीलिए इसके बाद वर्ब का पांचवा रूप राइट्स लगता है। नंबर 36, कौन लड़का पत्र नहीं लिखता है? इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है व्हिच बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। कौन लड़का पत्र नहीं लिखता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, उसके बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद जब हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो दूसरा सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटाकर व्हिच लिखते हैं और उसके बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय लिखते हैं। चूंकि यहां बॉय है इसीलिए इसके बाद डू का पांचवा रूप डज है। नंबर 35 में जब कौन लड़का के जगह पर कौन कौन लड़के लिखते हैं तो सेंटेंस बनता है कौन कौन लड़के पत्र लिखते हैं, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनता है व्हिच बॉयज राइट ए लेटर, क्योंकि कौन कौन लड़के का अंग्रेजी में अनुवाद होता है व्हिच बॉयज, और जब बॉयज आता है तो राइट्स नहीं होगा, तब राइट होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब नंबर 36 में कौन लड़का के जगह पर हम कौन कौन लड़के लिखेंगे तो इसका अनुवाद होगा व्हिच बॉयज डू नॉट राइट ए लेटर। जब बॉय के जगह पर बॉयज लिखेंगे तो डज नहीं होगा, डू होगा। नंबर 37, किस तरह का लड़का पत्र लिखता है? इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द किस तरह का के बाद व्यक्ति सूचक शब्द लड़का लगा हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद होगा व्हिच टाइप ऑफ बॉय राइट्स ए लेटर। यहां केवल हम पहला वाक्य में से सब्जेक्ट को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द व्हिच टाइप ऑफ लिखते हैं, उसके बाद बॉय लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस ज्यों का त्यों रहता है। केवल ध्यान इतना रखना है कि व्हिच टाइप ऑफ के बाद यदि सिंगुलर नाउन बॉय हो तो हमको वर्ब का पांचवा रूप राइट्स लिखना है। नंबर 38, किस तरह का लड़का पत्र नहीं लिखता है? इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है व्हिच टाइप ऑफ बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। यहां देखिए दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके बाद व्हिच टाइप ऑफ बॉय लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस डज नॉट राइट ए लेटर ज्यों का त्यों रहता है। बस ध्यान यह रखना है कि यदि व्हिच टाइप ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन बॉय लगा हुआ हो तो उसके बाद वर्ब का पांचवा रूप डज लिखना है। यदि 37 और 38 सेंटेंस में किस तरह का लड़का के जगह पर किस तरह के लड़के लिखा जाए तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है व्हिच टाइप ऑफ बॉयज, और हम 38 में भी लिख सकते हैं किस तरह के लड़के और इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा व्हिच टाइप ऑफ बॉयज। उसके बाद 37 और 38 में भी किस तरह का लड़का के जगह पर आप किस तरह के लड़के लिख सकते हैं और इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा व्हिच टाइप्स ऑफ बॉयज। इस प्रकार हम लोग अलग से 4 सेंटेंस बना सकते हैं और इस प्रकार कुल सेंटेंस की संख्या अलग से हो जाएगी 36 + 4 40, और इस 40 सेंटेंस को आप अलग से कॉपी में जरूर लिखें। नंबर 39, कौन लड़का पत्र लिखता है? इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में होता है व्हाट बॉय राइट्स ए लेटर। यहां देखिए हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कौन के बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का लगा हुआ है, इसीलिए इसका अनुवाद जब अंग्रेजी में करते हैं तो हमें प्रश्नों का जड़ तीसरे सेंटेंस को और चौथे सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल पहला सेंटेंस में ही सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द और उसके बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस ज्यों का त्यों रहता है राइट्स ए लेटर। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द के बाद
सिंगुलर नाउन बॉय लगा हो या कोई भी सिंगुलर नाउन लगा हो तो वर्ब का 5वां रूप राइट्स लगता है। नंबर 40, कौन लड़का पत्र नहीं लिखता है? जब इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है तो सेंटेंस बनता है व्हाट बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। यहां हिंदी में देखिए प्रश्नवाचक शब्द कौन के बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का लगा हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद जब हम लोग करते हैं तो प्रश्नों के जड़ चौथे सेंटेंस को नहीं देखना है, केवल दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाकर व्हाट बॉय लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द के बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस ज्यों का त्यों रहता है। केवल यह ध्यान रखना है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द के बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय सिंगुलर में हो तो उसके बाद हमको वर्ब का 5वां रूप डज लिखना है, डू नहीं लिखना है। यदि 39 सेंटेंस और 40 सेंटेंस में कौन लड़का के जगह पर कौन कौन लड़के हो तो व्हाट बॉयज लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार हम अलग से 2 सेंटेंस बना सकते हैं। 40 + 2 कुल मिलाकर 42 सेंटेंस अलग से हम बना सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द के बाद प्राणी सूचक शब्द आता है तो हम लोग प्रश्नों का जड़ तीसरे सेंटेंस को और चौथे सेंटेंस को नहीं देखते हैं, केवल पहला सेंटेंस को देखते हैं और दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस में से और दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, उसके बाद प्राणी सूचक शब्द लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस ज्यों का त्यों रहता है। नंबर 41, किस तरह का लड़का पत्र लिखता है? इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है व्हाट टाइप ऑफ बॉय राइट्स ए लेटर। यहां हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द किस तरह का है और उसके बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का है। इसीलिए जब इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो पहला वाक्य में से सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह पर व्हाट टाइप ऑफ बॉय लिख देते हैं और बाकी का शब्द ज्यों का त्यों रहता है, राइट्स ए लेटर। जब प्रश्नवाचक शब्द व्हाट टाइप ऑफ के बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय एक लड़का को व्यक्त करता है तो उसके बाद जो वर्ब आता है वह 5वें रूप में होता है। इसीलिए यहां राइट 5वें रूप में राइट्स के रूप में आया है। नंबर 42, किस तरह का लड़का पत्र नहीं लिखता है? इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है व्हाट टाइप ऑफ बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। यहां हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द किस तरह का है, उसके बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का है और उसके बाद इसमें एक और शब्द है नहीं। इसीलिए जब इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो दूसरे सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह पर व्हाट टाइप ऑफ बॉय लिखते हैं और उसके बाद सभी शब्द ज्यों का त्यों रहता है, डज नॉट राइट ए लेटर। बस यहां ध्यान देने योग्य यह बात है कि प्रश्नवाचक शब्द व्हाट टाइप ऑफ के बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय सिंगुलर नंबर में है, अर्थात बॉय से एक बॉय का बोध होता है। इसीलिए इसके बाद डू का 5वां रूप डज लिखते हैं। यहां डू का पहला रूप डू नहीं होगा। अब दोबारा से 41 नंबर को देखिए, किस तरह का लड़का की जगह पर आप किस तरह के लड़के लिख सकते हैं। किस तरह के लड़के का अनुवाद होता है व्हाट टाइप ऑफ बॉयज। हिंदी में सेंटेंस बनेगा किस तरह के लड़के पत्र लिखते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद होगा व्हाट टाइप ऑफ बॉयज राइट ए लेटर। बॉय हो जाएगा बॉयज और राइट से हो जाएगा राइट। अब 42 नंबर को देखिए, किस तरह का लड़का की जगह पर आप किस तरह के लड़के लिख सकते हैं और इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट टाइप ऑफ बॉयज। अब हिंदी में सेंटेंस बनेगा किस तरह के लड़के पत्र नहीं लिखते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद होगा व्हाट टाइप ऑफ बॉयज डू नॉट राइट ए लेटर। बॉय से बॉयज हो जाएगा और डज से डू बन जाएगा। फिर तीसरी बार देखिए 41 नंबर को, किस तरह का लड़का के जगह पर आप किस किस तरह के लड़के लिख सकते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है व्हाट टाइप्स ऑफ बॉयज। हिंदी में वाक्य बनेगा किस किस तरह के लड़के पत्र लिखते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद होगा व्हाट टाइप्स ऑफ बॉयज राइट ए लेटर।
टाइप के जगह पर टाइप्स हो जाएगा, बॉय के जगह पर बॉयज हो जाएगा और राइट्स के जगह पर राइट हो जाएगा। 42 नंबर को तीसरे बार देखिए, किस तरह का लड़का के जगह पर आप किस किस तरह के लड़के लिख सकते हैं, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा व्हाट टाइप्स ऑफ बॉयज, और हिंदी में सेंटेंस बनेगा किस किस तरह के लड़के पत्र नहीं लिखते हैं, और अंग्रेजी में अनुवाद बनेगा व्हाट टाइप्स ऑफ बॉयज डू नॉट राइट ए लेटर। टाइप से टाइप्स हो जाएगा, बॉय से बॉयज हो जाएगा और डज से डू बन जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि अलग से आप 4 सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार कुल सेंटेंस 42 + 4 46 सेंटेंस आप अलग से बना सकते हैं। इसको मैंने यहां नंबर में नहीं लिखा है। नंबर 33, कितना लंबा लड़का पत्र लिखता है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है हाउ लॉन्ग बॉय राइट्स ए लेटर। यहां हिंदी में कितना लंबा प्रश्नवाचक शब्द के बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का लगा हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद जब अंग्रेजी में करते हैं तो पहला सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटाकर हाउ लॉन्ग बॉय लिखते हैं, उसके बाद ज्यों का त्यों सभी शब्द रह जाता है राइट्स ए लेटर। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्नवाचक शब्द हाउ लॉन्ग के बाद प्राणी सूचक शब्द बॉय एक लड़का को व्यक्त करता है, इसीलिए उसके बाद जो वर्ब आता है वह 5वें रूप में आता है। नंबर 44, कितना लंबा लड़का पत्र नहीं लिखता है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है हाउ लॉन्ग बॉय डज नॉट राइट ए लेटर। यहां हिंदी में कितना लंबा प्रश्नवाचक शब्द के बाद प्राणी सूचक शब्द लड़का लगा हुआ है और इसमें एक शब्द नहीं भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद जब अंग्रेजी में करते हैं तो दूसरा सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटाकर हाउ लॉन्ग बॉय लिख देते हैं, उसके बाद सभी शब्द को ज्यों का त्यों लिख देते हैं डज नॉट राइट ए लेटर। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्नवाचक शब्द हाउ लॉन्ग के बाद बॉय सिंगुलर नंबर में है, अर्थात बॉय से एक लड़का का बोध होता है। इसीलिए इसके बाद जो वर्ब है उसका 5वां रूप आता है, यानी डू का 5वां रूप डज लिखते हैं। अब 43 को दोबारा से देखिए, कितना लंबा लड़का के जगह पर आप कितने लंबे लड़के लिख सकते हैं, या कितने लंबे लड़के लोग लिख सकते हैं, या कितने लंबे लड़के सब लिख सकते हैं, या कितने लंबे लंबे लड़के लिख सकते हैं। तो हिंदी में सेंटेंस बनेगा कितने लंबे लड़के पत्र लिखते हैं, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा हाउ लॉन्ग बॉयज राइट ए लेटर। बॉय से हो जाएगा बॉयज और राइट्स की जगह पर आपको राइट लिखना पड़ेगा। नंबर 44 को एक बार दोबारा देखिए, कितना लंबा लड़का की जगह पर आप कितने लंबे लड़के लिख सकते हैं, या कितने लंबे लड़के लोग लिख सकते हैं, या कितने लंबे लड़के सब लिख सकते हैं, या कितने लंबे लंबे लड़के लिख सकते हैं। तो हिंदी में सेंटेंस बनेगा कितने लंबे लड़के पत्र नहीं लिखते हैं, या कितने लंबे लड़के लोग पत्र नहीं लिखते हैं, या कितने लंबे लड़के सब पत्र नहीं लिखते हैं, या कितने लंबे लंबे लड़के पत्र नहीं लिखते हैं। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनेगा हाउ लॉन्ग बॉयज डू नॉट राइट ए लेटर। बॉय के जगह पर बॉयज हो जाएगा और डज के जगह पर डू हो जाएगा। यहां आप 2 सेंटेंस अलग से बना सकते हैं। इस प्रकार आप अलग से 46 + 2 48 सेंटेंस बना सकते हैं। ये 48 सेंटेंस आप अलग से कॉपी में लिख लें। नंबर 45, कितने लंबे लड़के पत्र लिखते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनता है हाउ मेनी बॉयज राइट ए लेटर। यहां देखिए, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कितने के बाद प्राणी सूचक शब्द लड़के जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद जब हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो प्रश्नों का जर तीसरा सेंटेंस को नहीं देखते हैं, बल्कि पहला सेंटेंस में ही सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी लिखते हैं, और उसके बाद प्राणी सूचक शब्द बॉयज लिखते हैं, और उसके बाद सेंटेंस राइट ए लेटर ज्यों का त्यों रह जाता है। यहां ध्यान रखें, यदि हिंदी में कितना के बाद प्राणी सूचक शब्द आए तो हमेशा बहुवचन संख्या का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में भी हाउ मेनी के बाद सिंगुलर नंबर का नाउन कभी भी नहीं आता है।
प्लूरल नंबर का ही नाउन बॉयज या कोई अन्य शब्द आता है और उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आता है। यहां वर्ब का पहला रूप राइट आया है। नंबर 46, कितने लड़के पत्र नहीं लिखते हैं? इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है हाउ मेनी बॉयज डू नॉट राइट ए लेटर। हिंदी में यहां देखिए प्रश्नवाचक शब्द कितने के बाद प्राणी सूचक शब्द लड़के आया है, इसीलिए इसका अनुवाद करते समय हम लोग प्रश्नों के जड़ चौथे सेंटेंस को नहीं देखते हैं, केवल दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्यों देखते हैं? क्योंकि हिंदी में नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग दूसरा सेंटेंस को देखते हैं और दूसरा सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा देते हैं और सब्जेक्ट के जगह पर प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी लिखते हैं और उसके बाद प्राणी सूचक शब्द बॉयज लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस यूं का क्यों रह जाता है, डू नॉट राइट ए लेटर। चूंकि यहां प्राणी सूचक शब्द बॉयज प्लूरल नंबर में है, इसीलिए इसके बाद डू का पहला रूप डू आया है, पांचवा रूप डज नहीं आया। अभी अभी हम लोगों ने हाउ मेनी का प्रयोग सीखा है, जिसका अर्थ कितना या कितने या कितनी होता है। हाउ मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन इन प्लूरल में लिखते हैं, अर्थात गिनने लायक संज्ञा बहुवचन में लिखते हैं। हाउ मेनी के जगह पर हम लोग हाउ मच भी लिख सकते हैं, जिसका अर्थ कितना या कितनी होता है, लेकिन हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है, अर्थात हाउ मच के बाद वैसा संज्ञा लिखते हैं जिसको गिना ना जा सके। नंबर 47, कौन पत्र लिखता है? इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है हु राइट्स ए लेटर। यहां देखिए प्रश्नवाचक शब्द कौन के बाद कोई भी प्राणी सूचक शब्द नहीं आया है, फिर भी हम पहला सेंटेंस में से ही सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके जगह पर हु लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस राइट्स ए लेटर ज्यों का त्यों रहता है। हु के बाद हम लोगों ने यहां राइट्स लिखा है, वर्ब का पांचवा रूप। यदि हम चाहें तो हु के बाद राइट भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, इस बात पर आप ध्यान दें। कौन में इतना पावर होता है, हु में इतना पावर होता है कि इसके बाद हम प्राणी सूचक शब्द नहीं भी लिखते हैं तो यह खुद ही प्राणी को व्यक्त करता है। हु का मतलब कोई प्राणी। जब प्राणी सूचक शब्द के जगह पर हु अकेला भी आए तो हम केवल पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाकर हु लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस राइट्स ए लेटर ज्यों का त्यों लिखते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हु जब सिंगुलर बताए तो इसके बाद राइट्स लिखते हैं। नंबर 48, कौन पत्र नहीं लिखता है? इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है हु डज नॉट राइट ए लेटर। बस दूसरा सेंटेंस में से हम लोग सब्जेक्ट को हटाकर हु लिखते हैं, उसके बाद डज नॉट राइट ए लेटर सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यहां हु प्राणी को भी व्यक्त कर रहा है और एक प्राणी को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए इसके बाद हम वर्ब का पांचवा रूप डज लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। नंबर 49, कौन पत्र लिखते हैं? या कौन के जगह पर आप कौन कौन भी लिख सकते हैं या कौन सब भी लिख सकते हैं या कौन के जगह पर आप कौन लोग भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में इसका अनुवाद होगा हु राइट लेटर्स। इस सेंटेंस में कौन एक व्यक्ति को व्यक्त नहीं कर रहा है, यहां कौन एक से अधिक व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है, अर्थात कौन के जगह पर आप लोग कौन कौन लिख सकते हैं और कह सकते हैं कौन कौन लोग पत्र लिखते हैं या कौन सब पत्र लिखते हैं या कौन लोग पत्र लिखते हैं। इसीलिए हु के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा हु राइट लेटर्स। नंबर 50, कौन पत्र नहीं लिखते हैं? कौन के जगह पर कौन कौन भी लिख सकते हैं, कौन सब भी लिख सकते हैं, कौन लोग भी लिख सकते हैं और हिंदी में सेंटेंस बनेगा कौन कौन पत्र नहीं लिखते हैं या कौन सब पत्र नहीं लिखते हैं या कौन लोग पत्र नहीं लिखते हैं और अंग्रेजी में इसका अनुवाद होगा हु डू नॉट राइट लेटर्स। इस सेंटेंस में देखिए बस दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा देते हैं और सब्जेक्ट को हटाकर हु लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस डू नॉट राइट लेटर्स ज्यों का त्यों रहता है। हु चूंकि प्लूरल को बता रहा है इसीलिए यहां डू का पहला रूप डू आया है।
और यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ लेटर नहीं लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति एक से ज्यादा लेटर लिख रहा है, इसीलिए हम ए लेटर ना लिखकर लेटर्स लिखते हैं। अभी हम लोगों ने हुज के बाद प्राणी सूचक नाउन का प्रयोग सीखा, व्हिच के बाद प्राणी सूचक नाउन का प्रयोग सीखा, व्हाट के बाद प्राणी सूचक नाउन का प्रयोग देखा, हाउ लॉन्ग के बाद प्राणी सूचक नाउन का प्रयोग देखा, हाउ मेनी के बाद भी प्राणी सूचक नाउन का प्रयोग देखा, और हु खुद प्राणी को बता रहा है। और आगे हम हुम का प्रयोग सीखेंगे। हुम से भी प्राणी का ही बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हम लोगों ने देखा कि जब इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं तो प्रश्नों के जर तीसरे सेंटेंस को और चौथे सेंटेंस को नहीं देखते हैं, केवल पहला सेंटेंस में ही सब्जेक्ट को हटाकर इन सभी प्रश्नवाचक शब्द के बाद प्राणी सूचक नाउन को लिख देते हैं और सेंटेंस ज्यों का त्यों रहता है। और यदि हिंदी के वाक्य में नहीं लगा हो तो दूसरे सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटाकर इन प्रश्नवाचक शब्दों के बाद प्राणी सूचक संज्ञा लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंस ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार के वाक्यों को अनुवाद करते समय हम लोग प्रश्नों के जर तीसरे और चौथे सेंटेंस को नहीं देखते हैं। इस बात का आप ध्यान हमेशा रखें। नंबर 51, मैं पत्र किसको लिखता हूं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है whom do I write a letter। यहां whom देखिए ऑब्जेक्ट को व्यक्त करता है। whom जो है प्राणी के लिए तो आया है लेकिन यह सब्जेक्ट को नहीं दर्शाता है। इसीलिए जब ऐसे सेंटेंस को जिसमें प्राणी सूचक शब्द ऑब्जेक्ट को बता रहा हो और वह भी प्रश्न सूचक शब्द हो तो हम पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस को न देखकर प्रश्नों का जर तीसरा सेंटेंस को देखते हैं और चौथा सेंटेंस को देखते हैं। उसी सेंटेंस के शुरू में हम प्राणी सूचक शब्द प्रश्नों के रूप में जोड़ देते हैं और उसके बाद डू आई राइट ए लेटर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। नंबर 52, मैं पत्र किसको नहीं लिखता हूं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है whom do I not write a letter। यहां भी whom प्राणी को व्यक्त कर रहा है, यानी whom प्राणी सूचक शब्द है लेकिन यह whom ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हम प्रश्नों का जर चौथा सेंटेंस को देखते हैं, उसी के शुरू में whom लिख देते हैं और उसके बाद do I not write a letter ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यदि हम हिंदी में किसको के जगह पर किस किस को लिखें, किन किन को लिखें या किन किन लोगों को लिखें या किन सबों को लिखें तो हिंदी में दो नया सेंटेंस बनता है, लेकिन अंग्रेजी में सेंटेंस नहीं बदलेगा। whom do I write a letter होगा या whom do I not write a letter होगा। अंग्रेजी में वही का वही सेंटेंस रह जाएगा। इस प्रकार आप लोग 52 सेंटेंस जिसकी गिनती मैंने यहां लिखी है और 50 सेंटेंस जिसको मैंने अलग से बनाया है जिसकी गिनती मैंने यहां नहीं लिखी है, तो कुल मिलाकर 52 + 50 हो जाता है 102। यानी एक ही सेंटेंस से आप 102 सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए आप मेरा वीडियो टेंस पार्ट 13 अवश्य देखें। आप सर्च में जाकर खोज सकते हैं टेंस पार्ट 13 बाय एकलव्य कुशवाहा। उसमें बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी में दिया गया है। हु राइट्स का प्रयोग करते हैं जब हिंदी में हम लोग लिखते हैं कौन लिखता है, या एक ही व्यक्ति हो और हमसे बड़े हों और आदर सूचक के रूप में हम व्यक्त कर रहे हों, यानी पिताजी के लिए लिखते हैं या बड़े भैया के लिए लिखते हैं या टीचर के लिए लिखते हैं, लेकिन होता तो एक है, लेकिन हम लोग लिखते हैं बड़ों के लिए कौन लिखते हैं, एक के लिए, तो भी हम लोग अंग्रेजी में हु राइट्स ही लिखते हैं। हु राइट लिखते हैं इसका अर्थ होता है कौन लोग लिखते हैं या कौन कौन लिखते हैं या कौन सब लिखते हैं या कौन लिखते हैं एक से अधिक के लिए। जब हिंदी में एक से अधिक व्यक्ति हो तो हम लोग लिखते हैं हु राइट, और जब हिंदी में एक ही व्यक्ति हो लेकिन हिंदी में एक व्यक्ति के लिए भी कभी कभी हम लोग लिखते हैं कौन लिखते हैं, अपने पिताजी के लिए या बड़े भैया के लिए या किसी शिक्षक के लिए, तो अंग्रेजी में हम हु राइट्स ही लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने देखा कि एक ही सेंटेंस से हम लोग 102 सेंटेंस बना सकते हैं, और आप चाहें तो
102 से भी अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप इससे 2 सेंटेंस और बना सकते हैं। वह कौन सा सेंटेंस है, सो देखिए। पहला सेंटेंस है मैं पत्र लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है आई राइट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस होता है मैं पत्र नहीं लिखता हूं, इसकी अंग्रेजी होती है आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब 53वां सेंटेंस देखिए। हिंदी में हम बोलते हैं पत्र लिखो या पत्र लिखिए। जब अपने से बड़े व्यक्ति होते हैं तो उसको कहते हैं पत्र लिखिए, और इसकी अंग्रेजी होती है राइट ए लेटर। यहां देखिए, पहला सेंटेंस में ही हम सब्जेक्ट आई को हटा देते हैं और इसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं राइट ए लेटर। 54वां सेंटेंस देखिए, पत्र मत लिखो या पत्र नहीं लिखो या पत्र मत लिखिए या पत्र नहीं लिखिए। अपने से बड़ों को हम कहते हैं पत्र मत लिखिए या पत्र नहीं लिखिए, और इसकी अंग्रेजी होती है डू नॉट राइट ए लेटर या डोंट राइट ए लेटर। यहां देखिए, दूसरा सेंटेंस में से ही सब्जेक्ट आई को हटा देते हैं। यानी जितना भी आदेश सूचक वाक्य है, इस आदेश सूचक वाक्य को, इस आदेशात्मक वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस या कमांड या ऑर्डर। दुनिया में जितना भी कमांड वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस पहले बना लें, उसमें से सब्जेक्ट को हटा दें। दूसरा सेंटेंस बना लें, उसमें से सब्जेक्ट आई को हटा दें। इस प्रकार आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड सेंटेंस बन जाता है। इस बात का आप बहुत ही अच्छा से ध्यान रखें। प्रिय छात्र और छात्राओं, प्रिय मुन्नों और मुन्नियों, मुझे लगता है कि मेरा यह वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। विशेष जानकारी के लिए, इससे आगे जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को आप अवश्य देखिए। उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने नीचे स्क्रीन पर लिख दिया है, इसको आप जरूर देखिएगा। अगला वीडियो आपको किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने यहां स्क्रीन पर नीचे लिख दिया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।